गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो जैसा कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर, और बीएससी फर्स्ट ईयर का हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है फिज़िकल केमिस्ट्री में हम यहाँ पर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो फिज़िकल केमिस्ट्री में हमारी यूनिट 4 चल रही है जिसका नाम है केमिकल डायनेमिक्स, और इसके बहुत सारे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं डायनेमिक्स के वो मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर ऑर्डर हम पढ़ चुके हैं, रेट ऑफ रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म आज डिस्कस करने वाले हैं कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन एक्चुअल इसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्या है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कैसे होते हैं, उनके एनर्जीज़ किस तरह से होती हैं रिएक्टेंट की, जब वो रिएक्टेंट रहते हैं तब उनकी एनर्जीज़ क्या होती है, जब वो प्रोडक्ट में बदलते हैं तब उनकी एनर्जी क्या होती है। तो बेसिकली हम यहाँ पर जो भी केमिकल रिएक्शन होती हैं उन केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए कौन कौन सी एनर्जीज ऐसी होती हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो आज हमारा केमिकल एनर्जीज के ऊपर हमारा वीडियो रहेगा। देखिए, तो यूनिट नंबर हमारी चल रही है 4, यूनिट 4 केमिकल डायनेमिक्स। केमिकल डायनेमिक्स ये हमारी यूनिट नंबर कौन सी है, ये है हमारी यूनिट नंबर 4 केमिकल डायनेमिक्स। केमिकल डायनेमिक्स के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं रिएक्टेंट जो होता है वो किस में बदल जाता है, प्रोडक्ट में बदल जाता है। रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में बदलते हैं। मैंने आपको जब फैक्टर्स बताए थे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो भी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होती है वो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करती है, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है। ये हम पढ़ चुके थे। इसके अलावा मैंने जब आपको ऑर्डर पढ़ाया था तो ऑर्डर में मैंने आपको क्लासिकल थ्योरी के बारे में डिस्कस किया था। क्लासिकल थ्योरी मैंने आपको बहुत थोड़ा सा बताया था कि जो भी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में कोलॉइड करते हैं और आपस में कोलॉइड करके वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इफेक्टिव कोलिजन का मतलब ये होगा कि जो भी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जब आपस में कोलॉइड करेंगे तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। अब जब वो आपस में कोलॉइड कर रहे हैं यानी कि टकरा रहे हैं, तो कोलॉइड करने के लिए भी उनको एक कुछ ना कुछ एनर्जी की ज़रूरत लगती होगी। ठीक है, जब भी कोई रिएक्टेंट किस में बदलता है, प्रोडक्ट में बदलता है। जब भी कोई रिएक्टेंट अगर है और वो किस में बदल रहा है, वो प्रोडक्ट में बदल रहा है, तो प्रोडक्ट में बदलने के लिए उसको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एक एनर्जी होती है जो फिक्स होती है कि इतनी एनर्जी किसी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास में होनी चाहिए ताकि वो काय में बदल सके, वो प्रोडक्ट में बदल सके। ठीक है, तो जो भी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो किसी भी मॉलिक्यूल से एसोसिएट होती है जिससे वो कोलॉइड कर सके और कोलॉइड करके किस में बदल सके, प्रोडक्ट में बदल सके, उस एनर्जी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी मिनिमम एनर्जी की इतनी एनर्जी किसी भी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के पास में होना ही चाहिए। किस में बदलने के लिए, प्रोडक्ट में बदलने के लिए इतनी एनर्जी होना ही चाहिए। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी मिनिमम एनर्जी हम बोल सकते हैं कि वो मिनिमम एनर्जी जो किसी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास में होना चाहिए। तो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच मस्ट बी एसोसिएटेड विथ मॉलिक्यूल्स सो दैट म्यूचुअल कोलिजन में रिजल्ट इन केमिकल रिएक्शन इज टर्म्ड एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, तो ये हो गई आपकी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। अगर किसी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास में इतनी एनर्जी होगी यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी तो वो इजीली कोलॉइड करेगा, और इजीली कोलॉइड करके क्या होगा, किस में बदल जाएगा, प्रोडक्ट में बदल जाएगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर डिफाइन भी लिखवा देती हूँ। द मिनिमम अमाउंट ऑफ
energy, the minimum amount of energy which must be associated with molecules so that mutual collisions may result in chemical reaction is termed as थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, तो ये डिफाइन में मैंने आपको लिखवा दी ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के बारे में। जैसे कंसिडर करिए कि रिएक्टेंट के ये मॉलिक्यूल्स हैं। अब ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि रिएक्टेंट के जितने भी मॉलिक्यूल हैं उन सबके पास में ये जो हमारी मिनिमम एनर्जी है वो मिनिमम एनर्जी होगी, ऐसा ज़रूरी तो बिल्कुल भी नहीं है ना। जैसे मैं आपको एक ग्राफ के थ्रू समझाती हूँ कि ये अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं और ये कौन सी स्टेज होती है, ये यहाँ पर रिएक्टेंट है। ठीक है, और ये जो रिएक्टेंट है ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये आपका ये देखिए प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। अब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए इस स्टेज को क्रॉस करना पड़ेगा, इस स्टेज को क्रॉस करना ही पड़ेगा। तो प्रोडक्ट में बदलने के लिए उसे इस स्टेज को तो क्रॉस करना पड़ेगा, यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक उसे पहुँचना पड़ेगा। लेकिन होता क्या है, जैसे कि ये आपका रिएक्टेंट होता है और ये आपका प्रोडक्ट होता है, तो प्रोडक्ट में बदलने के लिए रिएक्टेंट के पास में जो भी मिनिमम एनर्जी होती है, जैसे कि एक एनर्जी बैरियर होता है, जैसे कि इसको हम बोल रहे हैं ये वाला हमारा पॉइंट मान लीजिए कि एनर्जी बैरियर है। ठीक है, कोई भी रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल अगर इस बैरियर को क्रॉस कर जाता है तो वो फिर इजीली यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा, इजीली वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन कब, अगर वो इस एनर्जी बैरियर को इजीली क्या कर देगा, इजीली अगर क्रॉस कर देगा तो जब भी कोई रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर देता है तो फिर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन कोई भी रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल अगर इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाया तो प्रोडक्ट में नहीं बदल सकता। अब हर एक रिएक्टेंट के पास में इतनी सफिशिएंट एनर्जी यानी कि थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं होती कि वो इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करें, क्योंकि जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं तो वो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स दो टाइप के होते हैं। जो भी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं एक्टिव मॉलिक्यूल्स और दूसरे होते हैं नॉन एक्टिव मॉलिक्यूल्स। तो दो टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक हो जाएंगे आपके एक्टिव मॉलिक्यूल्स और दूसरे हो जाएंगे आपके नॉन एक्टिव मॉलिक्यूल्स। एक्टिव मॉलिक्यूल्स कौन से होंगे, एक्टिव मॉलिक्यूल्स वो होंगे जो इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर देंगे, ठीक है, और प्रोडक्ट में बदल जाएंगे, मतलब उनके पास में वो थ्रेशोल्ड एनर्जी रहेगी। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी होंगे जो नॉन एक्टिव होंगे, जो इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो नॉन एक्टिव मॉलिक्यूल हैं। तो नॉन एक्टिव को एक्टिव में बदलना तो पड़ेगा, क्योंकि रिएक्टेंट से हमको प्रोडक्ट अगर बनाना है तो किसी भी नॉन एक्टिव मॉलिक्यूल को हमें उसके एक्टिव फॉर्म में चेंज तो करना ही पड़ेगा। तो ये यहाँ पर रिएक्टेंट के कुछ मॉलिक्यूल देखिए ये इस तरह से एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर गए, लेकिन कुछ होंगे जो यहाँ रुक जाएंगे, यहाँ रुक जाएंगे, यहाँ रुक जाएंगे। ठीक है, मान लो कोई एक मॉलिक्यूल है रिएक्टेंट का जो एनर्जी बैरियर के ये यहाँ पर आकर स्टॉप हो गया। अब उसके पास में इतनी एनर्जी नहीं है, ठीक है, कि वो इतने बैरियर को क्रॉस कर सके, तो उसे यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने के लिए हमें उसे एनर्जी देना पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट तो बनाना है ना, तो प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो नॉन एक्टिव मॉलिक्यूल है उनको एनर्जी देना पड़ेगी ताकि वो यहाँ से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक क्या हो, पहुँच जाए। ठीक है, तो जो एनर्जी किसी भी नॉन एक्टिव मॉलिक्यूल को दी जाती है ताकि वो एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर सके या मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी तक वो पहुंच जाए, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, उस एनर्जी को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, या इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को हम समझ सकते हैं कि द एक्सिस एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट्स, जो भी एक्सिस ऑफ एनर्जी रिएक्टेंट्स क्या कर रहे हैं, जिनकी उन्हें ज़रूरत है
केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए या प्रोडक्ट में बदलने के लिए, उसी को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। जैसे क्लास की अगर बात करें, क्लास में दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक तो वो होंगे जो बहुत एक्टिव होंगे, खुद ही पढ़ लेंगे, क्लास में टीचर ने जो भी पढ़ाया सेल्फ पढ़ लेंगे, ठीक है, खुद ही घर पर जाकर कर लेंगे, उनको एक्स्ट्रा प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, रोज़ अपना क्लास वर्क कर लेते हैं, रोज़ अपना होमवर्क कर लेते हैं, आगे की स्टडीज़ कर लेते हैं। लेकिन अगर हम बात करें, कुछ ऐसे भी होते हैं जो नॉन एक्टिव होते हैं, जो नहीं करते, ठीक है, तो फिर क्या करना पड़ता है, प्रेशर लगाना पड़ेगा, उनको डराना पड़ेगा, पनिशमेंट देना पड़ेगी, तब वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो उनको हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। एक वो हैं जो खुद ही चेंज हो रहे हैं, ठीक है, खुद ही कर रहे हैं, तो उनके पास में थ्रेशोल्ड एनर्जी है, वो बैरियर को क्रॉस कर पा रहे हैं। लेकिन कुछ कैसे हैं, नॉन एक्टिव हैं, जो नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको फिर एक्सिस ऑफ एनर्जी क्या होना पड़ती है, देना पड़ती है। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों टाइप की एनर्जी में, ठीक है। लेकिन कोई भी रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में बदलता है तो उसके मॉलिक्यूल तब ही प्रोडक्ट में बदलते हैं जब वो इस बैरियर को क्रॉस कर सके। अब यहाँ पर इस पॉइंट से लेकर यहाँ एनर्जी बैरियर तक की जो भी एनर्जी होती है उसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं, ठीक है, जो रिएक्टेंट के सारे मॉलिक्यूल्स के पास में नहीं होती। जिनके पास में होती है वो इजीली उसको क्रॉस कर जाते हैं, और जिनके पास में नहीं होगी तो फिर उनको हम एक्सिस ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। जो एक्सिस ऑफ एनर्जी हम उन्हें प्रोवाइड करेंगे एनर्जी बैरियर को क्रॉस करवाने के लिए, उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो अगर हम यहाँ पर फॉर्मूला निकालें कि थ्रेशोल्ड एनर्जी का, मैं यहाँ पे फॉर्मूला बनाती हूँ कि थ्रेशोल्ड एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा। थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो देखिए थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होगी, जैसे यहाँ कोई एक नॉन एक्टिव मॉलिक्यूल है ना। अब इनिशियली इस मॉलिक्यूल के पास में जितनी एनर्जी थी उसने उस एनर्जी को लगाया, और उस एनर्जी को लगाकर वो यहाँ तक पहुँच गया, मतलब इस पॉइंट तक पहुँच गया। ये रिएक्टेंट का कोई मॉलिक्यूल था, और इस रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के पास में जितनी भी एनर्जी थी इसने उसको लगाया, और वो इस पर्टिकुलर पॉइंट तक क्या हो गया, इस पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंच गया है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट तक जो वो पहुंचा है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, एनर्जी पॉजेस बाय मॉलिक्यूल इनिशियली जो भी एनर्जी इसने क्या करी है, पॉजेस करी है वो, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ तक तो वो पहुँच गया, देखिए अब ये है यहाँ से लेकर तो यहाँ तक की जो होती है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है। इस पॉइंट से लेकर तो इस पॉइंट तक की जो एनर्जी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी है वो तो मॉलिक्यूल ने जो इनिशियली पॉज करी है वो एनर्जी हो गई, और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक पहुँचाने के लिए हमें उसे एनर्जी क्या करना पड़ेगी, देना पड़ेगी। तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की जो एनर्जी हुई उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक तो इनिशियल लेवल पे जो भी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल ने जितनी एनर्जी को पॉज किया था वो हुआ, ठीक है, प्लस यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, तो जो भी उस मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करने के लिए जितनी भी एनर्जी हमने दी वो क्या कहलाएगी, वो एक्टिवेशन एनर्जी। और जब दोनों को प्लस करेंगे, किसी भी इनिशियली मॉलिक्यूल को इनिशिएट करने के लिए और एक्टिवेशन एनर्जी, इन दोनों को जब हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर जो वैल्यू हमें मिलेगी वो हमारी होगी थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल्स टू एनर्जी पॉजेस बाय मॉलिक्यूल्स इनिशियली एंड एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। अब एक्टिवेशन एनर्जी और फास्ट एंड स्लो रिएक्शन का क्या रिलेशन है ये हम देख लेते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी को हम EA से डिनोट करते हैं, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी को हम EA से डिनोट करते हैं। और अगर एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। कैसे फास्ट हो जाएगी, मान लीजिए
कि यहाँ तक वो मॉलिक्यूल पहुँच गया, इस पॉइंट तक पहुँच गया, तो अब आपको क्या करना पड़ रहा है, अब आपको उसको एनर्जी क्या करना पड़ रही है, एनर्जी कम देना पड़ रही है। तो एनर्जी की वैल्यू कम है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो वो खुद की एनर्जी से पहुँच गया ना, सेल्फ एनर्जी से। बस हमने यहाँ पर इतना उसको आगे बढ़ाने के लिए एनर्जी हमें देना पड़ी। तो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू जितनी कम होती है, रिएक्शन जो होती है वो उतनी ही क्या हो जाती है, उतनी ही फास्ट हो जाती है। ठीक है, अगर एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू हाई हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, तो फिर उस केस में क्या होगा, फिर रिएक्शन की जो भी रेट रहेगी वो स्लो होगी। ठीक है, तो स्लो और फास्ट रिएक्शन की अगर हम बात करें तो उसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें स्लो और फास्ट को देखने के लिए हम एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू देखेंगे कि जो भी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं उनको जो भी हम एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं वो हम किस तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं, वो वैल्यू कम है या वो वैल्यू ज़्यादा है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू अगर कम हो गई है, कम है, तो फिर रिएक्शन फास्ट होगी क्योंकि बहुत कम एनर्जी में ही वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन अगर ज़्यादा होगी तो फिर रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें कि रिएक्शन आगे की तरफ प्रोसीड कैसे होती है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उन पर उस रिएक्शन के अंदर जो भी कैटलिस्ट हैं वो किस तरीके से अल्टर करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी किस तरीके से अल्टर करती है, वो पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो यहाँ पर हमने पूरा एनर्जीज़ के बारे में पढ़ा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जब कंप्लीट होती है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जब कन्वर्ट होती है, कौन सी ऐसी एनर्जीज़ हैं जिनका होना ज़रूरी है। तो प्रोडक्ट तभी बनेगा जब हर एक मॉलिक्यूल के पास में ये आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी होना ही चाहिए, और अगर इतनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी उसके पास में नहीं होगी तब फिर हम एक्टिवेशन एनर्जी का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वाली हमारी वीडियो के अंदर कि रिएक्शन की प्रोग्रेस किस तरीके से होती है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, और हमारे चैनल पर वीडियो कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से हमने आप लोगों के लिए हमारा एक दूसरा चैनल बनाया है जिसका नाम है पर्सनल ट्यूटर 2। तो अब आपको हमारी वीडियोस पर्सनल ट्यूटर 1 और हमारा दूसरा चैनल जो है उस पर भी आपको मिलेंगी। तो आपको ये करना है, उस चैनल को जाकर सब्सक्राइब करना है, उससे लाइक करना है और उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, शेयर करना है। थैंक यू सो मच।